नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप देख रहे हैं सियासत की बात। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इससे पहले हम अपनी चर्चा शुरुआत करें, मैं आपको अपने पैनल से मिलवाऊं, उससे पहले हम आज की बड़ी खबरों से एक बार रूबरू हो लेते हैं। तो पहली खबर है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से जुड़ी हुई। जी हाँ, ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस बीच नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है। धरना प्रदर्शन भी हुआ है, ट्वीट पर बयान भी जारी हुए हैं। कांग्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हेराल्ड हाउस, बहादुर शाह जफर मार्ग पर छापे देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ जारी हमले और प्रतिशोध की राजनीति का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ मॉनसून सत्र 2022 के दौरान सोमवार को पहली बार संसद में कामकाज होता दिखाई दिया। सोमवार को लोकसभा में जो चर्चा नहीं हो पाई थी वो मंगलवार को राज्यसभा में भी हुई। बढ़ती महंगाई पर चर्चा की गई। बेरोजगारी, महंगाई, अग्निपथ योजना, ईडी की कार्रवाई, विपक्षी सदस्यों के निलंबन जैसे मुद्दों को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था। सोमवार को वित्त मंत्री ने सदन में विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे महंगाई के सवालों पर चुन चुनकर जवाब दिए थे। उन्होंने बताया था कि भारत में मंदी आने का सवाल ही नहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से तुलना नहीं की जा सकती। समाजवादी पार्टी, अभी तीसरी खबर, समाजवादी पार्टी से विधान परिषद उम्मीदवार कीर्ति कोल का पर्चा निरस्त हो गया। कम उम्र के चलते कीर्ति का नामांकन पत्र खारिज किया गया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। विधान परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की विधान परिषद उम्मीदवार कीर्ति कौल ने नामांकन पत्र में अपनी उम्र 28 वर्ष दिखाई। इस वजह से रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से नामांकन पत्र की जांच के दौरान नामांकन पत्र खारिज करने की कार्रवाई की गई। और एक विचित्र खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर मंगलवार को बड़ा हादसा होते होते टला। दरअसल टेक ऑफ के लिए तैयार इंडिगो के विमान के नीचे एक कार नीचे आ गई। आप देखिए, विजुअल चल रहे हैं स्क्रीन के नीचे। इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। फ्लाइट पे यात्री भी बैठे थे। इंडिगो विमान के नीचे आने वाली कार गो फर्स्ट कंपनी की थी। गो फर्स्ट कंपनी के सूत्रों ने बताया कि कार के प्लेन के नीचे आने से इंडिगो विमान को कोई क्षति नहीं पहुंची है। अभी तो इंक्वायरी बताएगी कि टायर किस तरीके से चढ़ा गाड़ी के ऊपर, कितना चढ़ा, लेकिन इसके कारण विमान रुक गया। आपको बता देंगे, पिछले कुछ समय से तकनीकी गड़बड़ी के कारण विमानों की आपत्ति, जो विमानों को लेकर आपत्तियां लोगों के बीच में है, उसको लेकर डीजीसीए की इंक्वायरी हुई, कई कंप्लेन्स हुई और उसको लेकर डीजीसीए ने एक एयरलाइन की 50% ऑपरेशन भी खत्म कर दिए। कुछ एयरलाइंस पे कार्रवाई भी की गई। तो आप समझ सकते हैं कि पोस्ट कोविड किस तरीके से एयरलाइंस की जो ऑपरेशनल सर्विसेज है वो अब डीजीसीए की नज़र के सामने है। अब वापस लौट के आते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की खबर पर। ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के कथित मामले में ईडी ने दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें बहादुर शाह जफर मार्ग पर जो दफ्तर है नेशनल हेराल्ड, वहाँ लोग पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के वर्कर्स पहुंचे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स पहुंचे। पहले आप सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइट, प्रमोद तिवारी की बाइट और एक वॉकथ्रू में आपको दिखाता हूँ वहाँ से नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के सामने से, फिर बात को आगे बढ़ाया जाएगा। ये तो पॉलिटिकल मैंडेट है और पर्पसली कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए और कांग्रेस पार्टी की इमेज खराब करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है। और ऐसा करना डेमोक्रेसी में ठीक नहीं है। और डेमोक्रेसी को अगर आप अस्तित्व में रखना चाहते हैं, क्योंकि देश डेमोक्रेसी और संविधान को स्वीकार किया है और संविधान के मुताबिक हम
अपोजिशन पार्टियों को ऐसा डरा धमका के या उस पार्टी के जो पेपर, जिस पेपर ने इस देश के आज़ादी की लड़ाई में लड़ी है, नेशनल हेराल्ड हो, कौमी आवाज़ हो, नवजीवन हो, ये सारे पेपर्स उस वक्त शुरू किए थे, प्रॉफिट मेकिंग नहीं थे। 1938 में शुरू हुए सो पेपर है। आज भी वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, लेकिन ऐसा उस पेपर को खत्म करने के लिए, वॉइस को खत्म करने के लिए, अगर नेशनल हेराल्ड दफ्तर में हर जगह छापे मारकर इस ढंग से अगर आप अपोजिशन को दबाना चाहते हैं तो शायद कांग्रेस पार्टी ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, ईडी रेड्स कर रही है नेशनल हेराल्ड केस में, क्या कहेंगे? राजनीतिक देश बदले की भावना से ईडी अपने प्रतिद्वंदियों को नाराज कर रही है। उनको चाहती है कि किसी झूठे केस में फंसाए, वही सिलसिला जारी है। हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करेंगे, लेकिन एक चीज बता दें, ना हम डरने वाले ना झुकने वाले। हम अंग्रेजों के सामने नहीं झुके और डरे तो इस सरकार के सामने। तकरीबन 10:30 बजे ईडी की टीम नेशनल हेराल्ड की इसी बिल्डिंग के अंदर पहुंची और जहां पर फर्स्ट फ्लोर पर जो नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है, इस वक्त ईडी की जो टीम है वो फर्स्ट फ्लोर पर लगातार सर्च कर रही है। दरअसल इससे पहले ईडी की टीम ने 3 बार राहुल गांधी से पूछताछ की, तकरीबन 50 घंटे तक वो पूछताछ की गई। इसके बाद इस केस के अंदर सोनिया गांधी से भी ईडी की टीम तकरीबन 3 दिनों तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। इन दोनों से पूछताछ के बाद कुछ ऐसी चीज थी जो कि ईडी को पता चली, कुछ नई बातें सामने आई और उन्हीं को पूरे तरीके से कंफर्मेशन करने के लिए इस वक्त जो ईडी की टीम है वो नेशनल हेराल्ड पर, दिल्ली में जो आईटीओ पर ऑफिस है वहां पर मौजूद है और लगातार वहां पर जो बातें, जो नई चीजें ईडी के सामने, उससे जुड़े कागजात, उससे जुड़े डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने की कवायद इस वक्त ईडी की टीम की तरफ से यहां पर की जा रही है। दरअसल ईडी की टीम जानना चाह रही थी कि आखिरकार जो 90 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस फंड से एजेएल को दिया गया था वो बाद में 50 लाख रुपए में यंग इंडिया की तरफ से माफ कर दिया गया, लोगों के सिग्नेचर थे। तो ये वो तमाम चीजें थी जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान ईडी की टीम ने जानने की कोशिश की थी और आज उसी सिलसिले में तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए ईडी की जो टीम है वो इस वक्त आईटीओ पर स्थित नेशनल हेराल्ड की इमारत के अंदर मौजूद है और फर्स्ट फ्लोर पर जहां पर ईडी जो नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है वहां इस वक्त ईडी की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। हालांकि अब इमारत के अंदर किसी भी बाहरी शख्स को फर्स्ट फ्लोर पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। नेशनल हेराल्ड के कुछ कर्मचारी हैं जो कि इस वक्त जो पहली मंजिल है वहां पर मौजूद है और उनसे भी लगातार ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और वहां से तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इकट्ठा करने की कवायद ईडी की टीम से की जा रही है। नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस में हलचल थी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हेराल्ड ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। आप शॉट्स देखिए, लोग वहां मौजूद थे। उसके अलावा राहुल गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट भी जारी की। फेसबुक पोस्ट में आपको पढ़ के सुना देता हूं जो राहुल गांधी ने जारी किया। खुद को अकेला मत समझना, कांग्रेस आपकी आवाज़ है, आप कांग्रेस की ताकत हैं। तानाशाह के हर फरमान से जनता की आवाज़ दबाने की हर कोशिश से हमें लड़ना है। आपके लिए मैं और कांग्रेस पार्टी लड़ने आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। आज देश में किन मुद्दों पर विचार विमर्श होना चाहिए यह आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि सरकार की हर गलत नीति का असर आपके जीवन पर पड़ रहा है। इस मानसून सत्र में हम सरकार से जनता के सवालों के जवाब मांगना चाह रहे थे, लेकिन आप सबने देखा कैसे सरकार ने विपक्ष के लोगों को निलंबित करवाया, हमारे द्वारा विरोध करने पर हमें गिरफ्तार करवाया, स्थगन सदन हुआ। कल जब चर्चा हुई तो सरकार ने कहा महंगाई जैसी कोई समस्या है ही नहीं। और फिर वो कहते हैं कि देश की बेरोजगारी की महामारी है। करोड़ों परिवार के पास स्थिर आय का साधन नहीं बचा, लेकिन सरकार सिर्फ एक अहंकारी राजा की छवि चमकाने में अरबों रुपए फूंक रही है। महंगाई और गब्बर सिंह टैक्स आम आदमी की आय पर सीधा प्रहार है। आज वास्तविकता यह है कि आम इंसान अपने सपनों के नहीं बल्कि 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सरकार चाहती है आप बिना सवाल किए तानाशाह की हर बात को स्वीकार करें। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, इनसे डरने की और तानाशाही सहने की जरूरत नहीं। ये डरपोक है, अपनी ताकत और एकता से डरते हैं, इसलिए उस पर लगातार हमला करेंगे। अगर आप एकजुट होकर इनका सामना करोगे तो ये लोग डर जाएंगे। मेरा वादा है, ना हम डरेंगे ना इन्हें डराने देंगे।
तो ये था राहुल गांधी का फेसबुक पोस्ट। और एक मैं आपको वॉक थ्रू और सुनवाता हूं जो हमारे संवाददाता विवेक शर्मा ने वहां से किया। नेशनल हेराल्ड केस में आज सुबह ईडी की टीम नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और इस वक्त आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार यहां पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस मामले में आईटीओ पर स्थित हेराल्ड हाउस में आज जो है ईडी की टीम यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, जहां पर नेशनल हेराल्ड का ऑफिस था। और लगातार इस केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पुलिस की ईडी की टीम जो है वो पूछताछ कर चुकी है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लगातार जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। आज जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, हम बता देना चाहते हैं ईडी का दुरुपयोग उन लोगों पर करेगा जो देश छोड़ कर चले गए, जिन्होंने करोड़ों के घोटाले करे भाजपा के राज में। लेकिन आज कांग्रेस के राज में ये क्यों हमारे आज गांधीवादी लोगों को आज ईडी बिठाई जा रही है, हम उसका बहिष्कार करते हैं। कांग्रेस पार्टी का सिपाही एक एक गिरफ्तारी देने को तैयार है। ईडी की टीम लगातार नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ जो है वो कर रही है। राहुल गांधी सोनिया गांधी से भी पूछताछ जो है वो की जा चुकी है। आज तकरीबन 10 जगहों पर जो है ईडी की टीम ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि कुछ अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है वो भी बरामद किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ TV9 डिजिटल के एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज मौजूद हैं, मेरे सहयोगी TV9 डिजिटल के पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश मौजूद हैं, साथ ही मेरे साथ रमेश वर्मा वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, भास्कर दुबे जी भी मौजूद हैं और कुछ देर में अनुपम मिश्रा जी भी हमसे जुड़ जाएंगे। तो सबसे पहले पंकज, आपको लगता है कि ये धीरे 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 मामला गिरफ्तारी तक जाएगा? देखिए, गिरफ्तारी तक जाए या नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि बार बार 50 घंटे तक तकरीबन राहुल गांधी से पूछताछ हुई, 11 घंटे तक सोनिया गांधी से पूछताछ हुई। और ये नेशनल हेराल्ड का जो मामला है कि कैसे 90 करोड़ का लोन दिया गया, फिर 50 लाख के एवज में कैसे सेटल किया गया, और इसके खिलाफ जो शेयर होल्डर्स थे बिना उनको नोटिस दिए हुए, उनको कॉन्फिडेंस में लिए हुए यंग इंडिया लिमिटेड को कैसे शेयर ट्रांसफ़र किया गया। तो मुझे ये लगता है कि पॉलिटिक्स में सीधा जेल भेजना हो सकता, कई बार ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो, लेकिन बीजेपी इस सहारे ये साबित करने की कोशिश ज़रूर कर रही है कि जो पूरा गांधी परिवार है वो करप्शन में इन्वॉल्व है। किस तरह से 800 से 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को ये पर्सनल प्रॉपर्टी हथियाने में लगे हुए थे। मुझे लगता है कि पार्टी के तरफ से ये कोशिश ज़रूर होगी कि कोर्ट इस पे कोई कार्रवाई करती है तो कोर्ट इसमें कार्रवाई करे, क्योंकि पहले सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा मामला दायर किया गया था, उसके बाद फिर ईडी इसमें घुसा। लेकिन बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से अपने को कभी दिखाना नहीं चाहेगी कि इनकी गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी है, लेकिन बीजेपी जरूर एक्सपोज करना चाहेगी इस मसले को कि किस तरीके से गांधी परिवार करप्शन में इन्वॉल्व है। ब्रजेश, देखिए, मुझे नहीं लगता गिरफ्तारी जैसा मामला होगा, क्योंकि गिरफ्तारी जैसा पंकज ने कहा वो पूरी तरह से काउंटर प्रोडक्टिव होगा। एक ज़्यादा बेटर पॉलिटिकल ऑप्शन ये है कि आप हल्की आंच में नेशनल हेराल्ड का मामला रखें, जो पर्याप्त गर्माहट देती रहे, राजनीतिक स्थिति को भी बॉयल पे रखें। पॉलिटिकल शैलो फ्राई, बिल्कुल पॉलिटिकल शैलो फ्राई रखें, लेकिन ऐसी भी स्थिति ना ला दे कि वो पॉलिटिकली बूमरैंग कर जाए, कि वो आप किसी को एक्सपोज करप्ट के तौर पे एक्सपोज करना चाहते थे और वो शहीद का चोला पहन के आ जाए, ऐसी स्थिति नहीं लाने देंगे। इसलिए ये मेरे हिसाब से ये रेड्स और ये पूछताछ लगातार जारी रहेगी। और अभी गुजरात में भी इलेक्शन है, तो मुझे लगता है कि गुजरात के इलेक्शन को लेकर भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस और गांधी परिवार थोड़ा बैकफुट पे रहे, और जो दिख रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल अभी कोई पॉलिटिकल रिबाउंड कहीं से दिख नहीं रहा है। आप मतलब राहुल गांधी जाते हैं तो कांग्रेस के वर्कर्स, और सोनिया गांधी जाती तो कांग्रेस के सांसद जरूर सड़क पर उतरते हैं, तमाम वो एक्सपेक्टेड वॉइस करते हैं कि फला तानाशाह है और इसका दुरुपयोग हो रहा है। बताइए, क्या ईडी पहुंची जब वो कांग्रेस के सांसद इतने सारे नोट जो मिले थे वहाँ, शायद करोड़ों थे या लाखों थे? नहीं, वो लाखों में थे, वो इतने सारे नहीं, जो दिखाए जा रहे थे उसके कंपैरिजन में तो बहुत कम थे, लगभग 50 लाख थे। हाँ, वहाँ भी ईडी नहीं पहुंची।
वो पर्टिकुलर केस होता है, केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखिए कोई भी एजेंसी छोटी रकम रही ईडी के लिए केस की आप ऐसे समझिए एजेंसीज जो भी होती हैं इसके पीछे एक रीज़न है कि क्यों इसको केज्ड पैरेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और ये हर सरकार करती है। किसी एक सरकार के लिए अनूठी है ये कह देना कि सिर्फ ये सरकार करती है और वो सरकार नहीं करती, गलत होगा। तो अभी तक बेसिकली जो जांच है इससे क्या है, कांग्रेस बैकफुट पे है, लगातार नए नए मसले निकल रहे हैं, तो इनका ये मानना है कि पॉलिटिकली कांग्रेस बैकफुट पे रहेगी, जिसका उनको फायदा। भास्कर जी, आने वाले वर्षों में आपको लगता है जिस तरीके से, जिस सम्मानजनक शब्दों के साथ सीबीआई की बात हम करते हैं वैसी ईडी की बात करने लगेंगे? कार्तिकेय परिस्थितियां जो हैं 2000 के बाद राजनीतिक स्थितियां जो बनी हैं वो बहुत ही अच्छी नहीं है। अब प्रत्येक राजनीतिक दल अपने विरोधी दल को कटघरे में खड़ा करता है, कभी ईडी के बहाने, कभी सीबीआई के बहाने, कभी जांचों के बहाने। लालू से ये जो शुरुआत हुई है ये आगे तक जाएगी, और ये भी तय है कि लोगों ने भ्रष्टाचार अवश्य किए हैं, नहीं तो हवा में कार्यवाहियां नहीं होती हैं। कार्तिकेय। अच्छा, रमेश जी, हवा में कार्रवाई नहीं होती है? निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं है, हवा में कार्रवाई नहीं होती है, कुछ ना कुछ प्राइमा फेशिया होता है। और ये मामला पटियाला कोर्ट में गया, जहां से जमानत हुई है, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाजिरी माफ कर, तो सुप्रीम कोर्ट तक जो मामला गया उसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ प्राइमा फेशिया है, जिसके कारण जो है ये लोग कटघरे में खड़े किए गए हैं। तो कोई भी कार्रवाई हवा में नहीं हो रहा हो सकता है। रमेश जी एक चीज बताइए, रमेश जी, कोई प्राइमा फेशिया नहीं होती, लेकिन मिल भी तो कुछ नहीं रहा है, मामला बढ़ भी तो आगे नहीं रहा है। देखिए दो बातें हैं इसमें। एक बात तो ये है कि मामला बंद क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ईडी की साख होती है। ऐसा नहीं होगा कि ईडी कुछ नहीं करेगी। ईडी ने राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से जो पूछताछ की है उसके बाद ये छापेमारी आज नेशनल हेराल्ड के दफ्तरों में की गई है। तो निश्चित रूप से वो जो तथ्य ईडी ने उनके दोनों लोगों की वार्ता से निकाले हैं उसी आधार पर वो दस्तावेज एकत्र किया, ऐसा ईडी ने दावा भी किया है। इसलिए ये कहना कि सब हवा हवाई कुछ नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ है। अब इसका आगे क्या कार्रवाई होगी, और इसमें एक राजनीतिक आधार जरूर है। निश्चित रूप से एक चुनाव का समय आ रहा है, उसमें इस मामले को गरमार रखा जाएगा। क्या कर रहा है कि 2012 से चलने वाला ये मामला 2014 में सम्मन किया जाता है, फिर उसके बाद जमानत होती है, और अब ईडी उसकी जांच कर रही है। हालांकि लीगली ये है कि ईडी कभी भी तफ्तीश कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन सच बात तो ये है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुलगाए रखने की एक नीति है, ताकि ये सुलगते रहे और जनता में ये छवि बनती रहे कि ये किस तरीके के घोटालेबाज हैं। ये है सच्चाई। आलोक जी, इन्वेस्टिगेशन है या टार्निश करने की कोशिश? सर दोनों है। दोनों कैसे हो सकता है? या तो आप चोर पकड़ रहे हैं या किसी के मुंह पे कालिक मर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी जो अगर सामने वाला गलती करेगा उसको भुनाने की कोशिश करे। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे है, लेकिन जो हमारे विपक्ष के भाई सारे लोग हैं या जो भी विपक्षी पार्टी है वो ईडी को लेकर के जितना शोर मचा रहे हैं, तो जब एक कहावत हमारे गांव में आलोक जी, भुन भी तो वही रहे हैं, शोर वही मचाएगा जो भुनेगा। भुनी तो वही रहे। कौन सा एमपी है भारतीय जनता पार्टी का जिसके घर से पैसे मिल गए? तो आपको जो आपकी गलतियों को माफ करता रहे, आपकी करप्शन को माफ करता रहे, क्यों माफ करेगा? ये तो एक अच्छी शुरुआत है। 2000 से लालू यादव को के खिलाफ माना गया कि वो गलत, उनके साथ गलत किया गया, क्या वो जेल नहीं गए? क्या आप चाहते हैं कि जितने, या हम कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि इस देश में जो सत्ता के रसूख में बैठा है उसको छूट मिलती रहे करप्शन करने की? कोई व्यक्ति कानून से ऊपर कैसे हो सकता है? आप सत्ता में हैं, कानून को फेस करिए, ईडी को फेस करिए, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जाइए अपनी बात कहिए कि आपके साथ अन्याय हो रहा है। आप क्यों नहीं कहते जाके न्यायालय में कि आपके साथ अन्याय हो रहा है?
क्यों इस पब्लिक के सामने एक सिंपैथी गेन करते हैं कि साहब ईडी हमें परेशान कर रही है? अगर आपने करप्शन नहीं किया तो ईडी कैसे परेशान कर लेगी आपको? 5-5 हजार 10-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी बनाए बैठे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस 2000 से 5000 करोड़ की मालकिन हो गई 50 लाख रुपए में। बिल्कुल साफ है, क्लियर है बिल्कुल। अभी तो कोर्ट ने कुछ वर्डिक्ट दिया ही नहीं। कवर किया जा रहा है आलोक जी, कोर्ट का तो वर्डिक्ट नहीं, कोर्ट का तो वर्डिक्ट आया नहीं है। अनुपम जी आ गए। अनुपम जी आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं आपके पास आने से पहले एक चीज़ में आपसे, क्योंकि सब लोग कानून की बात कर रहे हैं, मैं इस बात पे चर्चा करना तो कई बार जो निटिग्रिटीज होती हैं लॉ की, वो हम खो बैठे हैं। मैं आपको एक संदर्भ याद दिलाना चाहूँगा, फिर आपके पास आऊँगा। अभी बीच में हंगामा हो रहा था राज्यसभा में, पीयूष गोयल जी राज्यसभा के लीडर हो गए हैं, तो जब बातचीत हुई, गहमा गहमी हुई, तो वो नाराज़ हो गए क्योंकि ऑब्जेक्शन हुआ कि सोनिया गांधी का नाम कैसे उठ रहा है। तो उन्होंने उठ के बोल दिया, जब सोनिया गांधी का नाम कैसे उठ रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी का उठ सकता है तो सोनिया गांधी का उठ सकता है। तो बाकायदा उनको किसी को बताना पड़ा कि सोनिया गांधी इज नॉट ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ लोकसभा, और प्राइम मिनिस्टर दोनों हाउस को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रधानमंत्री, और वो नेता लीडर है हाउस के। तो कई बार इतने बड़े लेवल पे भी निटिग्रिटीज लूज हो जाती हैं। तो अनुपम जी, हम इस केस में पॉलिटिक्स के सामने निटिग्रिटीज तो लूज नहीं कर रहे हैं कि मामला खिंच क्यों रहा है इतना ज्यादा? कार्तिकेय जी, मैं आप ही की बात पे आता हूँ। निटिग्रिटीज ऑफ लॉ, जैसा कि आपने कहा, और आपने ये भी कहा कि अभी तक कोर्ट ने इस पर अपना कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है। तो एक कानून में एक धारा होती है जिसमें हम हायर जुडिशरी को अप्रोच करते हैं ये कहते हुए कि हमको मिसयूज ऑफ लीगल प्रोसेस करके हमें परेशान किया जा रहा है। मैंने खुद इस धारा का कई बार इस्तेमाल किया है एक पत्रकार के तौर पे। मुझे लगता है सब लोग इस धारा से परिचित होंगे। 482 में जाते हैं, क्रिमिनल रिट में जाते हैं, तमाम तरीके हैं। और जो एक वर्डिक्ट ऑफ कोर्ट की आप बात कर रहे हो, इंटीग्रिटी की आप बात कर रहे हैं, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी इसमें एक लोअर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराते हैं। आप हाई कोर्ट जाके कहते हैं, पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही कहते हैं कि द केस इज नॉट मेड आउट, मुकदमा पोषणीय नहीं है और एक फर्जी मुकदमा हमारे लिए बनाया जा रहा है। फिर वो कोर्ट कहती है नहीं साहब मुकदमा तो बनता है। तो आप हाई कोर्ट जाते हैं और आप यही बात जाके हाई कोर्ट को समझाते हैं कि साहब हमारे खिलाफ एक देखिए फर्जी मुकदमा बनाया जा रहा है। हाई कोर्ट आपको डिटेल में सुनती है, 2-3 महीने 6 महीने सुनती है और उसके बाद कहती है नहीं साहब मुकदमा तो आपके खिलाफ बनता है और आपको जाके लोअर कोर्ट में आपको ट्रायल पेश करना चाहिए। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप जाके यही बात कहते हैं कि कानूनी प्रोसेस का मिसयूज हो रहा है और हमको बिना बात फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं कि आप उस एक हियरिंग में सुनती, सुप्रीम कोर्ट भी उसको एट लेंथ सुनती है, आपके बड़े बड़े वकीलों को सुनती है, कपिल सिब्बल को सुनती है और तमाम वकीलों को सुनती है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी कहती है नहीं साहब प्राइमा फेसी मुकदमा तो नजर आता है और मेरी राय में आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाके अपनी जमानत करानी चाहिए और उसके बाद आपको ट्रायल को फेस करना चाहिए। तो ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ वर्डिक्ट, लेकिन ये बहुत कुछ कहता है कार्तिकेय। आपको अगर जुडिशरी के हर फ्रंट पे और जुडिशरी के हर फोरम पे ये बात कही जा रही है कि साहब मुकदमा तो बनता है, अब वो अलग बात है कि भी ट्रायल नहीं हुआ है, कन्विक्शन नहीं हुआ है, लेकिन मुकदमा तो बन रहा है। एक बात जो मेरी समझ में नहीं आती है कार्तिकेय जी, और वो मैं आपके अलावा पैनल के बाकी लोगों का भी इस पर राय चाहूंगा कि साहब सुब्रमण्यम स्वामी ने खेल तो शुरू कर दिया था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन्होंने एक ऐसी आग लगाई जो कि सुप्रीम कोर्ट तक वो आग वैलिडेट हो गई। सुप्रीम कोर्ट तक इसमें कोई राय नहीं, इसमें कोई कहीं से कोई रिलीफ नहीं थी। आपको कोर्ट में प्रोड्यूस होना पड़ा। मुझे याद है मोतीलाल वोरा जी उस समय जिंदा थे, उनको कोर्ट में बैठने के लिए कुर्सी तक मुहैया कराई गई थी, वृद्ध आदमी थे। और उसके बाद उन लोग की जमानत होती है, दे आर टेकन इनटू जुडिशियल कस्टडी एंड देन दे आर प्रोवाइडेड बेल। तो उसके बाद जब एक बार कोर्ट उनको रिलीफ नहीं दे रही है, एक जुडिशियल प्रोसेस शुरू हो चुका है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है उसको एक पैरेलल ईडी की कार्रवाई शुरू करने की जरूरत क्या आन पड़ी। इसमें मैं जरूर कार्तिकेय जी आपको सुनना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आपकी बात के बाद एक बार मेरी भी राय ले लें। कार्तिकेय क्या बोलेंगे पंकज, इसका क्या रिप्लाई? देखिए जहां तक ईडी के इन्वॉल्व होने का सवाल है, जैसे ये और उसके बाद मैं आपसे एक चीज चाहूंगा ब्रजेश की 2002 में जब पीएमएल एक्ट हुआ उसको इस तरीके से रेंडर करने की क्या जरूरत पड़ी कि हमने सारे सीआरपीसी के जो लॉजिक थे उसे सर के बल पे रख दिए।
उसकी ज़रूरत क्या पड़ी कि इस तरह के क्योंकि इस लॉ से आपके कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट होते हैं, ये सब इन्वर्जन की ज़रूरत क्या पड़ी? पंकज, देखिए, अभी अगर हम इस संदर्भ में देखें, इसके बारे में सवाल उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट कर दिया। और उस तरीके से आप देखें तो जिस तरीके से 9 राज्यों ने सीबीआई को बैन कर दिया कि सीबीआई बिना स्टेट के परमिशन का उन जो विपक्षी दलों की जहां सरकार है वहां पहुंच नहीं सकती, तो इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरीके से कोई एक नेशनल एजेंसी होगी नहीं। अगर वहां पर विपक्षी दलों की सरकार होगी तो जो दोषी होंगे उन पे कोई नेशनल एजेंसी कार्रवाई कर नहीं सकेगी। और शायद यही बड़ी वजह थी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप पे आरोप है और जिस ताकत के उसमें ईडी कार्रवाई करती है उसको आप फेस करिए, कोर्ट ऑफ लॉ में आइए, अगर एविडेंस नहीं होगा तो आप बच जाएंगे। ये इसको मैं इम्पॉर्टेंट समझता हूं। लेकिन अभी जो अनुपम जी कह रहे थे कि वो ये समझना चाहेंगे कि बीजेपी इसमें क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि ये मामला तो दायर किया गया था सुब्रमण्यम स्वामी के तरफ से और इनको जमानत तक लेना पड़ा। और उसके बाद फिर 2014 में, अगर मैं करेक्ट हूं, ईडी इसमें इन्वॉल्व हुई। तो जाहिर तौर पर मनी ट्रेलिंग का काम, क्योंकि 90 करोड़ 50 लाख ये सारे ऐसे अमाउंट्स हैं और फिर उसमें ये बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है, तो मनी ट्रेलिंग का जांच करने का काम ईडी जरूर करती है। हाँ, ये बात जरूर है कि चाहे अभी थोड़ी देर पहले ही ब्रजेश बता रहे थे कि कोई भी पार्टी होती है जो भी सत्ता में होती है, वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का अपने मकसद के लिए इस्तेमाल जरूर करती है। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ये प्रूफ हो जाता है कि गलत तरीके से इस संपत्ति को हथियाया गया है, तो जाहिर तौर पर अब पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अगर हम ईडी का रिकॉर्ड देखें तो कन्विक्शन रेट उनका बहुत खराब है। लेकिन अगर किसी भी तरीके से ये साबित हो जाता है तो जाहिर तौर पर फिर ये आरोप कहीं किसी भी तरीके से स्टैंड नहीं करेगा कि बीजेपी सिर्फ राजनीतिक मकसद से उनको परेशान करने का काम कर रही थी। इसमें कोई तथ्य नहीं था, एविडेंस नहीं था, क्योंकि बार बार एक सवाल उठ रहा है कि 800 से 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को महज 50 लाख रुपए में, और वो भी जो शेयर होल्डर्स थे उनको जानने की जरूरत है। मार्कंडे काटजू के पिता थे, शांति भूषण थे, ऐसे लोग थे जो शेयर होल्डर्स थे, जिनको ना तो नोटिस गया ना उन्हें कोई जानकारी मिली, और कैसे एजीएल का सारा शेयर यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर हो गया। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आने बाकी हैं, और वो भी इन दो लोगों के नाम पर 76% का शेयर ट्रांसफर हो गया। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। मुझे लगता है कि ईडी अगर प्रॉपर तहकीकात करती है तो सच्चाई सबके सामने आएगी। हाँ, ये बात और है कि ये बड़े पॉलिटिशियंस हैं, तो हर एक एक्शन को एक पॉलिटिकल रंग भी देने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या ये देश की सच्चाई नहीं है कि पॉलिटिशियंस भी तमाम तरह के करप्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं? तो आखिरकार उनको पकड़ेगी कौन? पकड़ेगी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और जो इसके लायक है, काबिल है, जो इसको पकड़ सकती है, वो तो इन्वॉल्व होगी। ब्रजेश, देखिए मैं थोड़ा सा आपका और समझ लूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस केस में बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो कांग्रेस पार्टी उसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया और उसे किसी भी फ्रंट पे रिलीफ नहीं मिला। एक बार उनको पर्सनली अपीयर होना पड़ा, लेकिन चूंकि गांधीज उस वक्त एसपीजी प्रोटेक्टी थे और अभी भी हाई लेवल प्रोटेक्टी हैं, तो सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन होता है और आप बार बार अपीयर नहीं हो सकते। तो उनको पर्सनल अपीयरेंस से रिलीफ मिली, लेकिन उसके अलावा वो एफआईआर खारिज करना चाहते थे, वो एफआईआर खारिज नहीं हुई। तो जो उनका एक प्रोसेस अपील ऑफ लॉ है वो पूरी उन्होंने यूज़ किया और उनको कहीं से रिलीफ नहीं मिली। लेकिन ये इतना सीधा केस नहीं है जितना है। देयर इज़ वन साइड, जैसा पंकज बता रहे थे, और इसका एक उल्टा साइड भी है जो सुब्रमण्यम स्वामी का साइड है। ये पहली बार ईडी ने 2 बार इन्वेस्टिगेशन किया है। पहली बार जब ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया 2015 में, राजन कटोच थे। राजन कटोच ने पूरी तरह से क्लीन चिट देकर रेवेन्यू मिनिस्टर को लिखा कि इस केस में कोई दम नहीं है।
उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने चिट्ठी लिखी, सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइम मिनिस्टरशिप को चिट्ठी लिखी और तमाम तरह के एलिगेशन लगाए, कहा कि राजन कटोच दिग्विजय सिंह के भाई हैं, क्या रिलेटिव हैं किसी तरह से, और इसीलिए ये इस पूरे प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जाता है। उस चिट्ठी के कुछ समय बाद राजन कटोच को हटा दिया जाता है, एडिशनल चार्ज था उनके पास डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन का। दूसरे शख्स आते हैं, दूसरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आता है और दोबारा इस पूरे प्रोसेस की तहकीकात चालू होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि, और मैं बिल्कुल इसको ऐसा साउंड नहीं करना चाहता कि कोई कांग्रेस को डिफेंड कर रहा है या बीजेपी को डिफेंड कर रहा है, क्योंकि हर सिंगल पार्टी ने सारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का जमकर दुरुपयोग किया है और ये इस लेवल तक दुरुपयोग किया है कि आज कोई ये कहे कि नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हो जाने दो, वो मतलब वो मजाक से थोड़ा सा बेहतर है, उससे ज्यादा नहीं। आप देखिए चुनाव होता है, आप कहते हो ईडी इम्पार्शियल है, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन आप देखो ईडी सीबीआई जैसे चुनाव होता है, एक झटके में 15 दिन के अंदर, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे ममता बनर्जी का भतीजा भांजा हो, वो सिर्फ चुनाव के टाइम पे वो सरगर्मी बढ़ती और उसके बाद आप डिसिपेट हो जाती है। तो जो हर पॉलिटिकल पार्टी और 99.99% वो अपोजिशन में होता है। तो वो एक दूसरा जो एक अभी जो जजमेंट आया, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था खानविलकर जस्टिस का, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि दैट जजमेंट इज नॉट ओनली बैड इन लॉ, दैट जजमेंट इज पैथेटिक इन सेंस ऑफ लॉ। और आप उस जजमेंट के बाद तो मतलब ईडी ऐसी हो गई जैसे वो खुदाई वो हो गई कि जो जब तक आप ओनस प्रूव करिए हर चीज लॉ की, जस्टिस खानविलकर ने सर के बल खड़ी कर दी। आप यू आर गिल्टी टिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। और एक बार ईडी आपको रेड कर लेती है, आपको चार्जेस नहीं पता किस चार्जेस पे आपको अंदर किया गया है, आपको ईडी अरेस्ट करके लंबा डाल सकती है। ये इस तरह के कानून क्यों बनाए गए कि ईडी की कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं होती, एक इंटरनल आपको एप्लीकेशन जनरेट करनी पड़ती है? अब ये एप्लीकेबल हो गया। 2017 में खुद के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को जस्टिस खानविलकर जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके जजमेंट ने पूरी तरह से पलट दिया। और आप किसी भी एजेंसी को इतने ड्रैकोनियन पावर आज के डे एंड एज में नहीं दे सकते जितना आपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया हुआ है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि लिमिटेड इन्हीं पे रहेगा, मिसयूज होने का किसी पे भी यूज हो सकता है। और आप साल, 1.5 साल, 2 साल जेल में रह सकते हैं, उसके बाद आपके पास ऑप्शन मतलब चांस बनना शुरू होगा कि आपको बेल मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप किस उसमें गए। आप ही के खिलाफ किसी ने पुलिस के सामने एक रीजन है कार्तिकेय कि यदि पंकज जी ने मेरे खिलाफ स्टेटमेंट दिया तो उस स्टेटमेंट को बाइंडिंग नहीं माना जाता कोर्ट में, क्योंकि 99% लोग जानते हैं कि ये स्टेटमेंट कोर्सिव तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन न उसके तहत जो ईडी स्टेटमेंट ले ले वो एडमिसिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में। मैं तो मुझे देखिए तो, मतलब इस पे कोई इशू नहीं। जस्टिस खानविलकर का स्टेटमेंट जो जजमेंट था वो मतलब इट वॉज एब्सोल्यूट बैड इन लॉ, इसमें तो कोई बहस नहीं। इसमें एक मोटा सवाल है भास्कर जी, ईडी किसी भी केस कर सकती है, पूरी इंक्वायरी कर सकती है, जो करना करे, लेकिन इस चीज़ में जो जहाँ डाउट आता है वो आता है टाइम टेकन। पहले आपका केस बाहर हुआ और उसके बाद ये केस में 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 साल हो गए। 8 साल से केस चल रहा है, 7 साल हो गए, चलिए 1 साल कम कर लेता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट, 7 साल से केस चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी ड्रैकोनियन पावर्स किसी एजेंसी के पास हो तो 7 साल में केस क्रैक नहीं हो सकता। भास्कर जी। कार्तिकेय, ये मामला सब बहुत जो है वो पॉलिटिकल रूप से उलझाया जाता रहा है हर सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अब बीजेपी की सरकार हो। आज परिस्थितियां जो बन रही, जब कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को ट्रांसफर लिया था तब ईडी के नियम कानून दूसरे थे और उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस मदान थी। उसने सोचा कि हम अपनी मतलब ये कुल 2 हाथों के बीच का खेल है, एक हाथ में दिया दूसरे हाथ में लिया। लेकिन तब तक ईडी में इतने सख्त वो बन चुके थे, इनकम टैक्स लॉज आ चुके थे कि साहब 2 लाख रुपए से ज्यादा लेके आप चल ही नहीं सकते हो। 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश आपके पास होना ही नहीं चाहिए। आप इसके ऊपर खरीदारी करने जाते हो, लेन करने जाते हो, देन करने जाते हो, पैन चाहिए और सर्टिफिकेट चाहिए। वो सब उन सब चीजों को लेकर के ईडी को इन्होंने सशक्त किया। ईडी सशक्त किया हुआ, ईडी के पास जो है वो सीबीआई की पावर भी है, ईडी के पास इनकम टैक्स की पावर भी है और ईडी के पास पुलिस की पावर भी है। इस ईडी को मोदी ने अपने इस्तेमाल के लिए और सशक्त बनाया, कोर्ट से उस पर मुहर लग गई जैसा अभी बताया।
तो इन सब स्थितियों में आज कोई मान के चलिए कि जिसकी सरकार रहती है, तुलसीदास जी का दोहा उस पर लागू होता, प्रभुता पाई का ही मत नहीं। जिसके पास प्रभुता होती है वो चीजों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है और अपने विपक्षी को डैमेज करता है। आपको एक चीज ये भी याद रखना होगा कि बीजेपी के लोग बार बार एक नारा देते हैं, कांग्रेस रहित भारत, विपक्ष रहित। अब करीब करीब विपक्ष रहित हो गया, क्योंकि सभी रीजनल पार्टीज के नेता किसी न किसी भ्रष्टाचार में पड़े हैं। सबको ईडी का डर सता रहा है लालू के बाद। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज ये स्थितियां शायद कांग्रेस के लिए नहीं होती। तय है कि भ्रष्टाचार है, उनको जितना परेशान किया जा रहा है उतना है कि नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार तो है मेरे नजरिए से। कार्तिकेय रमेश जी, इसके साथ एक चीज और है, कांग्रेस खूब धरना प्रदर्शन कर रही है लेकिन उनको लेके सिंपैथी नहीं हो रही है। अगर आप, मैं आज विजुअल्स देख रहा था रमेश जी ट्विटर पे, नेशनल पार्टी की प्रोटेस्ट नहीं थी, आईटीओ जैम नहीं हो पाया। मैं नेशनल हेराल्ड के दफ्तर बतौर रिपोर्टर गया हूं, मैं नेशनल हेराल्ड ऑफिस भी गया हूं लोगों से और सोर्सेज से मिलने, मैंने वो जगह देखी है। अगर आप चाहें तो 300 लोगों के साथ आप चोक कर सकते हैं ट्रैफिक, और वहां ट्रैफिक चोक करने का मतलब होता है कि आप पुरानी दिल्ली वाला ट्रैफिक, आप क्या बोलते हैं इंडिया गेट वाला ट्रैफिक, आप जो कनॉट प्लेस वाला ट्रैफिक, और जो ट्रैफिक जाता है आपका सीधे जमुना पार, वो ट्रैफिक चोक कर सकते हो। ट्रैफिक इतना बुरा चोक होता है कि अगर वहां चोक कर दीजिए तो इंडिया गेट से 3 किलोमीटर दूर ट्रैफिक चोक हो जाएगा सारा का सारा। वहां हो हल्ला नहीं हो पाया। तो मुझे ये समझाइए कि सिंपैथी क्यों नहीं हो रही? देखिए, सिंपैथी इसलिए नहीं हो रही है कि इस देश में कांग्रेस की छवि को घोटालों के रूप में ऐसा प्रस्तुत कर दिया गया कि आम जन में चाहे फैसला 2G का आ गया हो चाहे किसी का हो गया, लेकिन सब ये बातें, अरे भाई ये बड़े घोटालेबाज है, घोटालेबाजी ये हो गया। दूसरा, हर राजनीति का एक आधार वोट होता है। दुर्भाग्य से इस समय कांग्रेस का जो आधार वोट था वो पूरी तरीके से खिसक गया है। तो ऐसे में कोई सिंपैथी नहीं दिख रही है। और जो एक यूं कहिए कि धर्मांधता और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की जो एक लहर चल रही है, उससे आम जन का एक जुड़ाव हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात ये भी है कि अब आप जैसे कभी जो चर्चा में आ रही थी, 2 बातें थी कि साहब लेट क्यों हो रहा है। देखिए, जब सरकार जब चाहती है तो हो सकता है। लालू यादव का केस कब से पड़ा हुआ था, चाहा गया तो तत्काल उनको कोर्ट में पेश कर करके उनको जेल भिजवा दिया गया और सजा भी हो गई। वैसे तो लिंगराज पड़ा ही हुआ था। अब आप वाड्रा का देख लीजिए, वाड्रा को कितनी बार आपने बुलाया, क्या किया आपने अब तक, क्यों नहीं आप उनकी गिरफ्तारी कर सके? क्या आपके पास इतना भी कोई सबूत नहीं था? इसी तरीके से 12 से केस चल रहा है, आज 22-10 साल हो गए हैं। आपकी जो है ईडी, जो सबसे अहम भ्रष्टाचार का मामला आप बता रहे हैं, 800 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ तक, उसमें आप अभी कुछ करके आप क्यों नहीं उनको जेल भिजवा देते हैं? भिजवा दीजिए, जेल खत्म हो जाए। लेकिन ये लिंगराज करना माने कि सवालों को सुलझाते रहना है। और जनता इसलिए नहीं हो रही है कि अभी मैं एक व्यापारी नेता का बयान सुन रहा था। व्यापारी नेता कह रहे थे कि टैक्स कम हो जाए, तो बोले कि मैं एक मंत्री के पास गया और सरकार के पास आप टैक्स कम कर दीजिए। तो मंत्री और सरकार बोली कि हु आर यू, आप क्यों परेशान है, जनता तो टैक्स दे ही रही है, तो आपको एकत्र करके मुझे देने में क्या दिक्कत हो रही, आप काहे परेशान है कि टैक्स हटा दीजिए, टैक्स कम कर दीजिए, जनता में तो कुछ नहीं है। तो एक ऐसा माहौल बन गया है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया है कि जनता भी सब कुछ मौन होकर के देख रही है। यही कारण है कि कोई संपत्ति की बात कहीं नहीं दिख रही है। और आप संपत्ति किसी राजनीतिक दल के पास रमेश जी, इसमें 2 चीजें हैं। कल्चरल नेशनलिज्म अलग चीज है, हिंदू सेंटिमेंट अलग चीज़ है। ये इलेजिटमेट चीज़ें नहीं है, मैं इतना बताऊं। ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लेजिटमेट चीज़ें हैं। कहने का मतलब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में कंटेस्टेड है, प्रियम्बल
और क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स देख लीजिए, उनका तनाव आज से नहीं, पंडित नेहरू के टाइम से चल रहा है। जो पार्टी मजबूत होती है तो प्रियम्बल की अपने मैनिफेस्टो की बात करती है, कमजोर होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गिना देती है। ये सबको पता ही, मैं डिबेट से बाहर नहीं जाना चाह रहा कि इतनी जब लड़ाई हुई और जो पहला अमेंडमेंट था वो राइट टू स्पीच था, फ्री स्पीच था, और जवाहरलाल नेहरू ने किया, और बाकी जो अमेंडमेंट है वो जमींदारी लॉ के एबोलिशन को लेके थे, लेकिन उस पर इंडिविजुअल राइट्स चले गए क्योंकि वो मैनिफेस्टो का हिस्सा था। लेकिन मोटी बात यहाँ आती, जो आपने सिंपैथी की बात बोली आलोक जी, क्या सिंपैथी इसलिए नहीं है कि वो डाउट लोगों के दिमाग में आ गया कि भैया कुछ ना कुछ है तभी इतना सब पुलिस का चक्कर चल रहा है? सर जो क्योंकि कार्यकर्ता का सड़क पे खड़ा होना सिंपैथी नहीं होता। सिंपैथी हमने भी देखी है अपने छोटे जर्नलिस्टिक कैरियर में, जब अन्ना हजारे जेल में दिल्ली में बंद थे, लोग गाड़ी चला चला के पहुंच गए थे। मैंने उसको रामलीला मैदान में भी देखा है, लोग कहते थे कि संघ के लोग आ गए हैं, कर लिए, ठीक है जो भी है, लेकिन आम लोग गाड़ी चला चला के वहां पहुंच गए थे। पब्लिक सिंपैथी देखी है। और वो जो यहाँ रेप हुआ था दिल्ली में, जो बच्चे पहुंच गए थे इंडिया गेट में निर्भया केस में, वो पब्लिक सिंपैथी थी और स्पॉन्टेनियस थी। अब बोलिए। पब्लिक सिंपैथी का एक उदाहरण मैं बताता हूँ। मेरी कजन है जर्मनी में, वो पीएचडी वालों को पढ़ाती है बर्लिन यूनिवर्सिटी में। अन्ना हजारे मूवमेंट में और अरविंद केजरीवाल जी के मूवमेंट में वो वहां से सहयोग कर रही। आप सिंपैथी का आप समझिए, वे उस लेवल पर जर्मनी में भी था वो, और मैं उसका उदाहरण मैंने प्रत्यक्ष देखा है, मेरी कजन को उसमें इन्वॉल्व होते हुए। सर कांग्रेस की एक समस्या है, आप समझिए, जब कांग्रेस मजबूत थी क्या उसने विपक्ष के साथ कोई सिंपैथी की? राजनीति में आप अपने विरोधी दल के साथ सिंपैथी की उम्मीद मत करिए। कोई सिंपैथी के लिए राजनीति नहीं करता है। राजनीति में अपना स्थान स्वयं बनाना पड़ता है, जीवन में भी बनाना पड़ता है। बीजेपी क्यों कांग्रेस को छोड़ेगी, या बीजेपी क्यों सपा को छोड़ेगी? जब कांग्रेस सत्ता में थी, क्या कांग्रेस ने बीजेपी को छोड़ दिया था? क्या बीजेपी के 2 सांसद थे, इसको लेकर कांग्रेस ने मजाक नहीं बनाया सदन में? क्या हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी का मजाक नहीं बनाया जी? क्या जो लोग सत्ता में थे वो बीजेपी को सांप्रदायिक पार्टी कह के अछूत नहीं रखे? क्या नरेंद्र मोदी जी 18 घंटे ईडी के सामने नहीं रहे? ईडी नहीं, एसआईटी आलोक जी, एसआईटी शायद मेरे पास जो जानकारी, जी हो सकता है मेरी जानकारी थोड़ी सी इस समय दुरुस्त ना हो, क्योंकि मोदी जी 18 घंटे रहे हैं इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के सामने। क्या बीजेपी उस समय रोड में उतरी थी मोदी जी के समर्थन में? आप जांच का सामना क्यों नहीं करते, क्यों डरते हैं? कर नहीं तो डर नहीं। ठीक है, हमारी डिबेट लंबी खिंच गई। इस डिबेट पे मैं क्लोजिंग कमेंट अनुपम जी से लूंगा। अनुपम जी, इसमें एक चीज और आती है, चलिए कांग्रेस तो अकेली फंसी है, पर कांग्रेस के अम्ब्रेला में बहुत सारी विपक्षी और पार्टियां थी, वो भी साथ में नजर नहीं आ रही, क्यों? क्या विपक्ष मुक्त कांग्रेस हो रहा है? मतलब विपक्ष तो रहेगा पर कांग्रेस को उसमें से इजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे हमारी स्पेस है। जी 2 बातें मैं जल्दी से कह दे रहा हूँ। पहले तो मुझे लगता है जो सवाल मैंने पूछा था मैं उसी का जवाब खुद दे रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि जब सुब्रमण्यम स्वामी वाला मुकदमा चल रहा था और कांग्रेस में दोनों ही टॉप की लीडरशिप उसमें अच्छी तरह फंसी हुई थी, उसमें से पैरेलल ईडी की कार्रवाई मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को विपक्ष का चेहरा बनाने के लिए, उसको मेन स्ट्रीम लाने के लिए कर रही है। क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की वो कांग्रेस है जिससे नरेंद्र मोदी आसानी से लड़ना चाहेंगे, लड़ते रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो ब्रजेश जी एक बात कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है जिससे वो निराश हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट कानून, कोई भी कोर्ट कानून की व्याख्या करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून बनाया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक, उसकी उन्होंने व्याख्या की कि साहब आपने संवैधानिक रूप से उनको इतने अधिकार दे रखे हैं, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। आप देखिए ईडी ने अपना असली काम तो चिदम्बरम के टाइम में शुरू किया था। आपको याद होगा मधुपेवा केस, सहारा केस, फिर वो रेड्डी ब्रदर्स भाजपा के थे बेलारी केस, फिर आपको जगन मोहन रेड्डी केस, बाबा रामदेव केस, इस सब में जब ईडी का इस्तेमाल किया था चिदम्बरम ने, तो शुरुआत तो उन्हीं ने की थी। और आप इससे आप कैसे मान सकते हैं? और हर जैसा अभी बात हो रही थी कि सरकारें इसको हमेशा से इस्तेमाल करती आई है। 56 साल में अगर कांग्रेस ने 93 सरकारें चुनी हुई गिराई स्टेट गवर्नमेंट की, तो फिर उनमें से एक भी सरकार कांग्रेसी थोड़ी ना थी।
करके भी। ब्रिजेश, आप इसको क्लोजिंग अनुपम जी, कमेंट आपसे उसमें होगा। व्याख्या नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट अपने ही एक जजमेंट के अगेंस्ट गया था और एक करीब 100 पिटिशंस फाइल हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इसके राइट टू अरेस्ट, राइट टू फाइल एफआईआर और तमाम चीज़ों को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के उस चैलेंज को, पिटिशन को हटाने के बाद, मतलब उसे सुप्रीम स्टैंप ऑफ अप्रूवल माना गया था, उसने उसकी व्याख्या नहीं की थी सुप्रीम कोर्ट ने। और इस चीज़ को कोई वो नहीं कहेगा, बिल्कुल पूरा इतिहास गवाह है कि किस तरह से गवर्नर्स के मिसयूज से सरकारें गिराई गई थी और गवर्नर्स के मिसयूज के बाद ही बोमई हिस्टोरिक बोमई जजमेंट आया था और तमाम चेंजेस आए थे कि वरना आया राम गया राम दल बदलू, ये बड़े ही कॉमन टर्म हुआ करते थे। अब आप 3/4 भी हों तो आप पार्टी तोड़ नहीं सकते, आपको पार्टी मर्ज करना पड़ेगा अनटिल अनलेस पूरी की पूरी पार्टी चला जाए। तो कोई कांग्रेस का बचाव नहीं कर रहा था और मैं निराश कतई नहीं हूं, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी मेरे जीवन में नहीं आएगी। लेकिन जो टेक्निकल इशू है वो तो सामने है ही है कि यदि आप किसी को अरेस्ट करते हैं और ये कह दें कि उसको हम रीजन नहीं बताएंगे अरेस्ट करने का और ओनस आप पे है, आप प्रूफ कीजिए कि आप इनोसेंट हो, ना कि अदर वे अराउंड, तो आप एक नई सीआरपीसी गढ़ रहे हैं। ये लंबी डिबेट है। ये अधिकार पार्लियामेंट दे रही है ईडी को, सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रही है, पार्लियामेंट दे रही है ये अधिकार। पार्लियामेंट का फाइनल नहीं है ना बॉस। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट जो रूल फ्रेम किए जाते हैं उसको आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें मॉडिफिकेशन देती है। राइट टू जुडिशियल रिव्यू है, लेकिन उसका क्रिटिसिज्म मैं एक चीज बोलूं अनुपम जी, एक चीज बोलूं, लगता है फोन कट गया। देखिए मोटी बात है कि मैं सुन रहा हूं। हाँ, नहीं, मोटी बात यह है कि मुझे लगता है कि कई बार कहते हैं ना, चिकन्स हैव कम टू रूस्ट फॉर द कांग्रेस पार्टी, उनको ये कानून बनाना ही नहीं चाहिए था इस तरीके से। मजाक इसी चीज का था, मजाक कि जिस कानून को चिदम्बरम ने बनाया और ड्रैकोनियन बनाया और लोगों को दूसरों के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, आज वही कानून इट हैज कम बैक टू बाइट यू। इसी कानून के तहत चिदम्बरम तिहाड़ जेल में थे और चिदम्बरम को शायद याद नहीं है, चूंकि अब तो थोड़े वेल अकोमोडेटेड है, तब गांधी परिवार से कोई उनसे मिलने नहीं गया था और कांग्रेस पार्टी में इसको। एक मिनट आलोक जी, मैं कुछ संदर्भ क्लियर कर दूं, क्योंकि एक और जिस दफ्तर की इनॉग्रेशन ईडी का चिदम्बरम साहब ने किया था वो वहीं पर थे एज ए कैदी। तो आप देखिए, हाँ बिल्कुल वही, ये आयरनी है कि उन्होंने, मतलब जिस कानून को जो लंबे लंबे दांत दिए, उन सबसे बढ़िया तरीके से इस्तेमाल उस कानून का उन्हीं के खिलाफ हुआ। तो कहीं ना ब्रजेश जी, भस्मासुर शिव जी से वरदान पाके अंततः शिव जी के पीछे ही दौड़ा था। सही कहा, ये बात सही है, ये बात सही। लेकिन एक चीज पे मुझे एक चीज और है महत्वपूर्ण, मैं पैकेज दिखाना चाहता हूं और फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। क्या महंगाई की पॉलिटिक्स पे, पॉलिटिक्स ऑफ फेथ मतलब धर्म नहीं, लीडरशिप फेथ भारी हो रही है। कहने का मतलब है कि महंगाई की राजनीति पे जो एक पर्सनालिटी का जो पर्सनालिटी से जुड़ी आस्था होती है, क्या वो उस पर भारी हो रही है? हमारी संसद में महंगाई को लेके खूब भाषणबाजी हुई, सबने अपना दिल खोल बोला, सब दिल खोल कटे 24 घंटे। आप पहले पैकेज देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे कि महंगाई का क्या हुआ। गायब हो गई चर्चा के बाद लोकसभा राज्यसभा में। जिस महंगाई से आम जनता बेहाल है, सड़क पर विपक्ष का बवाल है, अब संसद में भी उठा वो सवाल है। मुद्दा उठा तो बात सबसे पहले जीएसटी की आई। तो ये दत्ताची गाय, गाईचं दूध, दुधाची साय, साईचं दही, दहीचं ताक, ताकाचं लोणी, लोण्याचं तूप, ये सब कविता सुन सुन के हम बड़े हुए। इस पे दत्त गुरु भगवान और गाय दोनों छोड़ पे सब पे आपने जीएसटी लगा दिया है। सही है? भगवान पे अभी तक नहीं लगाया। आपने खाने पीने की चीजों पे जीएसटी लगा दिया, दूध दही जैसी चीजों पे जीएसटी लग गया, दाल और आटे पे जीएसटी लग गया। क्या आप ये चाहते हैं कि गरीब पैक्ड फूड ना ले? दरअसल विपक्षी दलों की मांग पर संसद में महंगाई का मुद्दा उठा तो विपक्षी दलों ने मोदी सरकार को घेरने की हर मुमकिन कोशिश की। कांग्रेस ने वार किया कि करोड़ों परिवारों का बजट बिगाड़ दिया सरकार ने। सरकार ने अपना बजट तो ठीक कर लिया होगा, पर 25 करोड़ जो इस देश में गृहस्थियां हैं, उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। जैसे माननीय सुषमा स्वराज जी जब यहां बैठती थी, वो कहा करती थी कभी
कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आज सही में माननीय सभापति, हर गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, इतनी कमर तोड़ महंगाई आपने कर दी है। सुरसा जैसी महंगाई में संसद का माहौल भी गर्मा गया। कनिमोझी ने कन्नौज की बच्ची की पीएम मोदी के नाम लिखी चिट्ठी को चर्चा में उठाया, तो वहीं टीएमसी सांसद काकोली घोष ने राशन, तेल और गैस की महंगाई में कच्ची सब्जी का जायका बताया। मैं कहती हूँ कि ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है, तो वही कच्चा खाने का बात कर रही हूँ, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर ये चंद महीनों में चार बार एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ा। रुपए की कमजोरी और महंगाई की मजबूती पर विपक्ष की दलील है कि अब तो हर लिमिट और लक्ष्मण रेखा पार कर रही है महंगाई। आखिर कब लगेगी इस पर लगाम? कि जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, जो कहता था तारे तोड़कर लाऊंगा, उसने आसमान ही गिरा दिया मुझ पर। सर, ये इनकी पॉलिसी है, ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। देख लीजिए सर, सिर्फ 50 एमपी बैठे, इनको प्राइस राइज से मतलब नहीं है, मगर देश की जनता का आक्रोश समझिए, गुस्सा समझिए। आपको समझना पड़ेगा, आज गरीब मायूस है सरकार से। थैंक यू सर। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी की खाली जेब 2 जून की थाली तक असर कर रही है, और इधर दुबे जी की 80 करोड़ वाली दलील ने हंगामा मचा दिया। हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? सवाल उठा तो फिर जवाब में बोली सरकार, ना तो देश में है महंगाई और ना आएगी मंदी की मार। बंगाल और बाकी देशों से तुलना भी गलत है। There is no question of India getting into recession or stagflation. Adir ji, you please be assured there is no question of us getting into either stagflation. बहरहाल महंगाई के मुद्दे पर आमने सामने आए विपक्ष और सरकार में दलील और आंकड़ों से खूब वार पलटवार हुआ। संसद में सरकार ने साफ कर दिया कि देश में ना तो महंगाई है और ना ही मंदी आने वाली है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या महंगाई अब मुद्दा नहीं? देखिए, महंगाई पे चर्चा हुई पंकज। महंगाई है देश में, ये भी बात सच है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन महंगाई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बन रही है। तो सीधा सवाल, वक्त कम है, कि जो पॉलिटिक्स ऑफ फेथ है जो मोदी में है, वो ओवरशैडो कर रही है सब्सटेंटिव इश्यूज़ को, जैसे महंगाई है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में रहता है कि आदमी महंगाई को ठीक करने के लिए मेहनत कर रहा है। यूपी में भी हमने इस पर चर्चा की थी, बाकी तमाम इलेक्शंस होते हैं तो चर्चा करते हैं, लेकिन वोट अलग तरीके से मूव करता है। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा डिफर इस मुद्दे पर करूंगा कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज किन चीज़ों को इश्यूज बनाती है और लोगों की ज़रूरतों को कैसे बनाती है, कैसे बनाती है, और लोगों की ज़रूरतों को उस लोगों से कैसे कनेक्ट करती है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के स्किल पर भी निर्भर करता है। आप उस बाइट को आपको आज भी याद होगा जब खुद नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल के दाम को लेकर के बोला था, जो कि आज के दिनों में बार बार वायरल होता है, लेकिन उस समय किस तरीके से वायरल हुआ था। सवाल ये है, अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही एक छोटी बच्ची की भावना एक लेटर के जरिए जो बाहर आया, और उसने जिस तरीके से कहा कि मैगी वाले अंकल 5 रुपए की मैगी देने से मना कर देते क्योंकि उसका प्राइस 7 रुपया हो चुका है, और माँ पेंसिल और शार्पनर जब मैं मांगती हूँ तो माँ डांटती है और मारती है, क्योंकि ये भी महंगा हो चुका है, जीएसटी बढ़ चुका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि चावल हो, पनीर हो और दही हो, इन तमाम चीज़ों पर अगर जीएसटी लगेगा तो देश का कौन सा नागरिक है जो इससे अफेक्टेड नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है। दूसरा सवाल ये उत्पन्न होता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस इस तरीके से बढ़ेंगे। ठीक है, आज इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो गया है, लेकिन जिस समय कम था तब भी एक्साइज ड्यूटी कम क्यों नहीं किया गया था, और आम लोग इससे किस तरीके से प्रभावित होता है, ये हम लोग देखते रहते। मुझे ये लगता है कि ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि जनता से कनेक्ट नहीं कर पाई है,
और कर पा रही है। इसी का नतीजा है कि एक नेशनल पार्टी सड़क पे उतरती है और 300 लोग उसके साथ नहीं आ पाते हैं, क्योंकि नेशनल जो देश में लोगों का मिजाज और मूड है उसको परखने में वो पूरे तरीके से फेल हो जाती है। और यही फेलियर का नतीजा है कि इन चीजों को इतने अच्छे तरीके से उठा नहीं पाती, बहस कहीं और चला जाता है, इसलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाते। आज मैं किसी से बात कर रहा था ब्रजेश, और एक चीज़ उस व्यक्ति ने मुझसे बोली जब मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में समझ रहा था, और कांग्रेस पार्टी से वो शख्स काफ़ी अरसे से जुड़ा हुआ है और सीनियर लीडर, उन्होंने एक चीज़ बोली कि आप दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं, पर एक चीज़ समझिए कि जब कहते हैं कि हर ज़िले में एक कांग्रेसी है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि हर ज़िले में आप धरना प्रदर्शन कराने की कवायद रखते हैं। उनका कहना था कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो आप कहते हैं कि ये नेशनली क्यों नहीं हो पाया, हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिपेंडेंटली धरना प्रदर्शन करने की शक्ति नहीं रही है, वो गायब हो गई है। देखिए ये एक इरोजन ऑफ पावर है। जैसे जैसे आप सत्ता आपके हाथ से निकलती जाती है, बहुत सारी जगहों पर ये स्थिति होती है, एक बार आप सत्ता में वापस आते हैं ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। मेरा मानना ये है कि दिल्ली में हमने वो टाइम भी देखा जब प्याज और सरसों के तेल पर सुषमा स्वराज की सरकार गिर गई थी और इस मुद्दे को बखूबी बनाया गया। आपने जो सवाल पूछा उसका मेरे पास सिर्फ 2 लाइन में आंसर है। क्या महंगाई मुद्दा है? बिल्कुल। क्या इस मुद्दे का पॉलिटिकल लाभ लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाभ लेने की स्थिति में कोई विपक्षी दल दिख नहीं रहा। आपको याद होगा एक तस्वीर का बहुत मजाक उड़ाते हैं कांग्रेस वाले, जिसमें स्मृति ईरानी सिलेंडर को दिखाती हैं, जिसमें राजनाथ सिंह दिखाते हैं, नकवी को स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट करते दिखाते हैं। जब जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे थे, ये बढ़ रहे थे, तो कांग्रेस कहते हैं आज वो कहाँ गए। मुझे लगता है कांग्रेस असली सवाल नहीं पूछ रहा कि उस वक्त इन मुद्दों पर भाजपा के सारे बड़े नेता लगातार सड़क पे थे और संघर्ष कर रहे थे, भले ही उसका को पॉलिटिकल फायदा मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। आज भी कांग्रेस का युद्ध, आज भी कांग्रेस का प्रोटेस्ट आपको तभी दिखता है जब राहुल गांधी ईडी के पास पेश होते हैं या सोनिया गांधी ईडी के पास पेश होती है। उसके अलावा प्रोटेस्ट करते आप कांग्रेस के यूथ का जो ले मेरिडियन के बगल कांग्रेस का जो यूथ कांग्रेस का दफ्तर है, वहां से लेके प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तक जो महज 20, 30, 40, 50 मीटर या 100 मीटर का डिस्टेंस होगा, उसी 100 मीटर के डिस्टेंस पे प्रोटेस्ट होता है और खत्म हो जाता है। अनुपम, आप ये मानते हैं कि इस चीज़ का पॉलिटिकल एडवांटेज मेन नेशनल पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी उठाने में असमर्थ हो गई है? कार्तिकेय जी, मुझे लगता है कि महंगाई के मुद्दे पे जो लोग बोल रहे हैं उनके क्रेडेंशियल्स इस मुद्दे पे बोलने के नजर नहीं आते, चाहे वो सुप्रिया सुले हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो ओवैसी हो। और कल तो हम लोगों ने ये भी देखा कि जब महंगाई के मुद्दे पे बात होती है तो टीएमसी के एक नेता अपना 2 लाख रुपए का बैग उठा के सीट से नीचे छुपाती हुई नजर आती है। तो एक महंगाई है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जिस तरह आप सोनिया गांधी और राहुल गांधी की ईडी से क्वेश्चनिंग के सड़क पर उतर आते हैं और जिस तरह आप उसको एक तानाशाही के सवाल बना देते हैं, ऐसे मुझे कोई उतरते नजर नहीं आता है। और बाकी तो देखिए बहुत चीजें परसेप्शन का है। मैं द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल देख रहा था कि जब अब अमेरिका में एक रिसेशन आ रहा है और उसमें मतलब इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट बता रहे हैं, तो उसमें द इकोनॉमिस्ट एक आर्टिकल लिखा है, कार्तिकेय जी आप पढ़िएगा, बहुत दिलचस्प है। उसका टाइटल है सिल्वर लाइनिंग्स ऑफ अ रिसेशन। वो कहते हैं रिसेशन आएगा तो महंगाई कम हो जाएगी। ये एक परसेप्शन क्रिएट करने वाली बात है। निर्मला सीतारमन भी कह रही थी कि साथ यूपीए सरकार में देश में महंगाई 9 बार डबल डिजिट में रही। हम तो अभी 7% उसको है और 7% से नीचे ला रहे हैं। यूएस में 9% क्रॉस कर गई है। तो एक पोस्ट कोविड एक फेज है और उस पर सरकार पे बहुत लोड है और मुझे लगता है जनता इस बात को समझती है। और जैसे अभी ब्रजेश जी बता रहे थे कि प्याज के मुद्दे पे सरकारें गिर जाती थी, कम से कम जनता से वो जो एक आउटबर्स्ट, जनता का एक जो रिजेंटमेंट है वो सड़क पे नजर नहीं आ रहा है। और इस मुद्दे को जो लोग पार्लियामेंट में उठा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट कार्तिकेय जी, उनकी इमेज से ये मुद्दा जेल नहीं कर रहा है। रमेश जी, क्रेडिबिलिटी की बात है, लगता है रमेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंची। आलोक जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी सर। देखिए सर, मेरा मानना है कि कौन कहता है कि आत्मा में छेद नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर उछालो तो भाई। ये लोग जो बात कहते हैं, विपक्ष की क्रेडिबिलिटी ही नहीं बची। चवन्नी के साथ, हमारे गांव में चवन्नी की औकात नहीं है, गांव की भाषा है सर। तो विपक्ष की क्रेडिबिलिटी है नहीं, वो सही बात भी नहीं उठा पा रहे थे, लोग भरोसे नहीं करते।
विपक्ष को पहले भरोसे में जनता को लेना होगा, क्या करना होगा विपक्ष ने, मेरा तो काम है नहीं। लेकिन जब विपक्ष कहता है कि ये गड़बड़ है, दिल से आवाज आती है कल्ट बर्स्टिंग की वजह से कि नहीं गड़बड़ है, मोदी भैया सब ठीक हो जाएगा, तो भारत जो दो नजरिए से सोचता है, एक तो विपक्ष की क्रेडिबिलिटी कम है, वक्त कम है, मैं विपक्ष वक्त कम है। आलोक जी मैं एक चीज बोलूंगा, विपक्ष को, मेरी समरी है, विपक्ष सिंगुलर नहीं है, इसलिए दिक्कत है, विपक्ष प्लूरल हो गया है। और विपक्ष के लिए दिक्कत वही है क्योंकि अगर विपक्ष सिंगुलर होता तो कांग्रेस होता, लेकिन वो प्लूरल है क्योंकि कांग्रेस लेड है एक, लेकिन अब उसमें भी दिक्कत है, एक विपक्ष कांग्रेस लेड नहीं है, और जो कांग्रेस लेड है उससे जो जुड़े लोग हैं वो चाहते हैं अनलेड हो जाएं कांग्रेस से, क्योंकि कई विपक्ष ऐसे हैं जो अपने आप में बहुत मजबूत हैं, नवीन बाबू, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, नहीं ममता बनर्जी, नहीं सुनिए, ममता बनर्जी, ये अपने आप में संपन्न विपक्ष है, तो वो कोई ऐसी प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं करता है, इसमें कांग्रेस पार्टी होती है। तो हमारा विपक्ष अब सिंगुलर नहीं प्लूरल है, आडवाणी जी के टाइम की तरह बाइपोलर भी नहीं है, अब वो ट्राइपोलर भी कह सकते हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ विपक्ष फ्रैगमेंटेड है कंप्लीटली, और कभी यूनाइटेड विपक्ष को तो मैं मिराज मानता हूं क्योंकि यूनाइट होकर फट से टूट जाता है। मोटी बात यह है कि हाँ सही बात है जो ब्रजेश ने बोला, महंगाई मुद्दा है, लेकिन क्या महंगाई पॉलिटिकली मॉनिटाइज मुद्दा है? बिल्कुल नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। तो सियासत की बात पे बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल। बहुत बहुत धन्यवाद।